हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रवीश एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रसार कार्यक्रम चलाए गए थे उनके बारे में। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस extension program in India. This topic is very important. It is important not only from the perspective of various exam like ICAR JRF, ICAR NET, various entrance exam and competitive exam like NABARD, banking exam, but also from the perspective to understand the journey of development in India and how the journey of Indian development is coincided with the journey of development of extension science in India. So let us try to explore this topic. So first we will discuss about the outline. Here we are going to discuss various program which was run before we got independence. So we will discuss Sri Niketan project, Gurgaon project, Marthandam project, Sevagram project, Firka development projects and some other project also like scheme of rural reconstruction, food grow more food campaign, and of course we will discuss about the Indian village service also. Okay, so let us try to understand each one in detail. So first of all I am going to talk about the premises, in the context in which extension program got developed in India. So friends, as you all know, we were the country who were ruled by the colonial power, that is Britain. तो भारत एक ऐसा देश था जो एक तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हमारे देश पर औपनिवेशिक ताकतों का शासन था। तो जैसा कि आप समझते हैं, कोई भी जो कॉलोनियल पावर होती है उनका उद्देश्य कभी भी जिस कंट्री पर वो रूल कर रहे होते हैं उनका विकास नहीं होता है, जबकि उनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट कंट्री। तो इन दैट कंटेक्स्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भारत जो एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह देश गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें, इन समस्याओं से पूरी तरह से ग्रसित हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे जो हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर थे, जब उन लोगों ने इन सिचुएशंस को देखा तो उनको काफ़ी पीड़ा हुई और उन्होंने अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे प्रयास करने का, जो इन स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया और उसी के नतीजतन बहुत सारे प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत भारत में होती है। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो भारत में हम कह सकते हैं जो हम प्रसार कार्यक्रमों की जो एक जर्नी है, जो यात्रा है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन एफर्ट, और जब हम प्री इंडिपेंडेंस कहते हैं तो हम खास तौर से जो पीरियड हम काउंट करते हैं वो है 1866 से लेकर 1947 का, और उसके बाद में जो दूसरा हमारा फेज शुरू होता है उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम कहते हैं या पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज कहते हैं, जो कि 1947 के बाद जो हम प्रसार कार्यक्रम देश के विकास के लिए शुरू करते हैं तो उनकी यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में मुख्य तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फोकस करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम चलाए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन की। सी, दिस स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय सर डैनियल हैमिल्टन and he started this scheme at the Sundarban area which was located in the Bengal. Okay, so this scheme was started based on the
कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित यह योजना थी और इसमें ही ऑर्गेनाइज्ड वन विलेज ऑफ दिस टाइप and set up cooperative credit society. In the year 1904 he set up cooperative credit society और जो प्रॉपरली फंक्शन करते रही अप टू 1916 तक। ओके, बाद में उन्होंने इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, इसी स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम के तहत ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल मार्केटिंग सोसाइटी। जो किसानों को प्रोड्यूस हैं उनको बेहतर उनकी उपज का दाम मिले, इसके लिए सेंट्रल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। साथ ही किसानों को उचित दाम पर ऋण की व्यवस्था हो सके, उनको क्रेडिट मिल सके, इसलिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की भी इस स्कीम के तहत स्थापना की गई। और इसका जो इस कार्यक्रम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1934। ओके, सो ये कई बार एग्जाम में आता है। रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? श्योर योर आंसर विल बी 1934। और साथ ही जो इस स्कीम के तहत जो ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट जिसका नाम दिया जाता है, वहाँ पर जो बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ कॉटेज एंड सब्सिडरी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों को चलाए गए ताकि लोग अपने रोजगार प्राप्त कर सकें और अपनी इनकम को में बढ़ोतरी कर सकें। तो ये जो है हमारी पहली स्कीम थी, स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जो भारत के विकास की यात्रा में काफ़ी महत्वपूर्ण एक अपना स्थान रखती है। अगले जो हमारे प्रोजेक्ट की बात करते हैं वो हम बात करेंगे श्री निकेतन प्रोजेक्ट के बारे में। सो एज यू नो, श्री निकेतन प्रोजेक्ट वाज फाउंडेड बाय Rabindranath Tagore. Okay, Sri Niketan was 1 mile away from Santiniketan. As you know, Santiniketan is a place which is famous for its educational importance, and of course in Santiniketan we have one of our best university, that is Vishwabharati University. Okay, so this Sri Niketan project was started by Rabindranath Tagore. Okay, and if you see, this area was backward socially, economically and politically. सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर यह जो क्षेत्र था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सोचा कि व्हाई वी शुड नॉट create a model village, we should create a model village which will act as an inspiration for all other villages in India, and in that way all इंडियन विलेज विल गेट डेवलप। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें हम कुछ गांवों को विकसित कर देते हैं और वो गांव एक तरीके से दूसरे गांवों के लिए एक मॉडल की तरह काम करेंगे। वंस एंड others people, when they will come and see these villages, they will get inspiration, and in such way all other parts of India will get developed। तो ये उनका मोटा मोटा आइडिया था कि इस प्रक्रिया में जो है कि कैसे एक गांव या कुछ गांव के समूह को, जिसमें शुरुआत में 8 गांव सेलेक्ट किए गए थे, इसको हम डेवलप करते हैं और वो एक तरीके से मॉडल विलेज का रूप निर्धारित करेंगे और वो दूसरे गांव के लिए जो है एक प्रेरणा के रूप में काम करेंगे और इस तहत ये जो विकास की प्रक्रिया है वो फैलती चली जाएगी और भारत एक बेहतर देश बन पाएगा, एक विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो पाएगा। ये उनका मोटा मोटा विजन था जब उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के मेन एम की बात करें तो इट वाज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल, ग्रामीण लोगों के सर्वांगीण विकास, ये उनका मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम के तहत। ओके, सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल व्हाट वर अदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस श्री निकेतन या शांति निकेतन प्रोजेक्ट। ओके, सो पहला यहाँ पर अगर हम देखें टू क्रिएट ए रियल इंटरेस्ट इन पीपल फॉर रूरल वेलफेयर वर्क, तो लोगों में, खासतौर से ग्रामीण लोगों में ग्रामीण कल्याण की एक रियल, एक सच्ची भावना, एक सच्ची स्पिरिट क्रिएट करना, ये एक मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा
टू स्टडी रूरल प्रॉब्लम एंड ऑफ कोर्स टॉक अबाउट देयर सॉल्यूशन। तो दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट में वो था कि ग्रामीण लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं और फिर लोकल रिसोर्सेज का प्रयोग करके कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं, इस पर इस प्रोजेक्ट में काफ़ी जोर दिया गया था। साथ ही साथ ऑफ कोर्स जैसा आप देखेंगे थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प विलेजर्स टू डेवलप देयर रिसोर्सेज, ग्रामीण लोगों में वो कैपेसिटी क्षमता निर्माण करना ताकि वह अपने संसाधनों का विकास कर पाएँ। और साथ ही साथ जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव था इस श्री निकेतन प्रोजेक्ट था वो था टू इम्प्रूव विलेज सैनिटेशन। जैसे कि आप जानते हैं सैनिटेशन हैज़ डायरेक्ट रोल विद द लाइक हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल, सो ही गेव वेरी मच इम्पॉर्टेंस ऑन द विलेज सैनिटेशन प्रोग्राम। ग्रामीण सफाई के महत्व को उन्होंने इस कार्यक्रम में रखा। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम या ग्रामीण विकास के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे उसमें सफाई विलेज सैनिटेशन पर काफ़ी महत्वपूर्ण फोकस दिया गया। साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही डिवाइस सर्टेन स्ट्रेटजी, he follows certain strategy in order to achieve those objective. तो let us understand what were those objective. तो सबसे पहले जो बात उन्होंने की वो था creating spirit of self help. As you know, व्यक्ति की सहायता तब तक नहीं की जा सकती है जब तक वो खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार ना हो। तो ये जो एक बेसिक प्रेमाइसिस था जिस पर यह कार्यक्रम चलाया गया कि लोगों में आत्म सहायता की भावना डेवलप करना, क्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प। वंस यू बिलीव दैट वी कैन मेक ए चेंज देन चेंज इज पॉसिबल, एंड ऑन दिस premises, on this basic philosophy this Sri Niketan project was started. And then of course second important strategy was developing village leadership, ग्रामीण लोगों में नेतृत्व की भावना का विकास करना। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग विलेज स्काउट लाइक भराती बालिका, तो गर्ल्स एजुकेशन जो कि उस समय के टाइम पर काफ़ी पुअर थी। इनफैक्ट if you see when we got freedom our literacy rate was in between 12 to 15%, and if we talk about the girls education it was very insignificant, hardly less than 5% girls were educated at that time. So he gave emphasis on providing women's education, girls education, and for that he created like youth organization of girls and boys, and girls organization was known as भ्राती बालिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ही स्टैब्लिश ट्रेनिंग सेंटर फॉर हैंडीक्राफ्ट, लोगों में स्किल्स डेवलप करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प का विकास करने के लिए वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्होंने प्रशिक्षण के केंद्र बनाए जहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि लोगों के हाथों में हुनर आ सके, स्किल्स आ सके और वो अपना कोई रोजी रोजगार शुरू कर सकें। यह एक मुख्य जो है स्ट्रेटजी के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही साथ for improving agriculture and animal husbandry practices he established demonstration center और शांति निकेतन में, और उन्होंने इस डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर पर ये करके दिखाया हाउ टू हैव गुड क्रॉप प्रोडक्शन, हाउ टू हैव लाइक गुड ब्रीड ऑफ एनिमल्स हु कैन गिव मोर milk which can improve the health status of the people and income of the farmers as well. So demonstration center was established and it was one of the most important strategy to achieve all round development objective of the people. साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज की हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। देखते हैं क्या क्या था कि जो शांति निकेतन प्रोजेक्ट या श्री निकेतन प्रोजेक्ट में जो अन्य दूसरे जो है क्या क्या एक्टिविटीज की गई। सर्वे ऑफ सिलेक्टेड विलेजेस, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक मुख्य ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड द रूरल प्रॉब्लम, और ग्रामीण समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो 8 गांव में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसमें उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वो किया उनका एक सर्वेक्षण कराया ताकि मुख्य समस्याएं गाँव की वो समझ में आ सके। साथ ही साथ जैसा मैं अभी चर्चा कर रहा था डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव प्रैक्टिसेज, खेती में नए सीड्स, बेहतर
बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स का प्रयोग करके उन्होंने दिखाया कि डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट सेटअप करके बताया कि हाउ वी कैन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इन दैट वे वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसफिशिएंसी इन दोज रीजन। साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम किए या कुछ एक्टिविटीज़ की गई। बीवर कोऑपरेटिव्स वर ऑर्गेनाइज। साथ ही साथ लोगों में, जैसा मैं कह रहा था कि अशिक्षा एक बहुत बड़ा जो है समस्या थी। ज़्यादातर लोग, मोर देन 90% people were not having any sort of education. So in order to promote education among the youth, among the adult, among the even anyone who wanted to learn, he gave the concept of night school for male and female. साथ ही साथ सोशल वेलफेयर सेंटर की स्थापना की गई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की गई और कुछ कम्युनिटी सेंटर बनाए गए जहाँ पर लोग अपना आकर के इंटरटेनमेंट कर सकते थे, आपस में चीज़ों को शेयर कर सकते थे, अपनी स्किल्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। साथ ही साथ लोगों में शिक्षा की भावना जागृत करने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इस श्री निकेतन प्रोजेक्ट के तहत किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ थी जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट के में चलाई गई और ये उस विकास की जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि क्योंकि ये कोई कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम थे ये व्यक्तिगत स्तर पर चलाए गए थे, तो ऑफ कोर्स दे हैड सर्टेन limitations also. So what was the limitation which was faced by Sri Niketan project? That is, institute could not get much help from the government. As I told, we were ruled by some other countries, and government was not very much interested in the welfare of the rural people. So सरकार की तरफ से कोई खास जो है योगदान इस कार्यक्रम को आउट स्केल करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा मतलब गांव में ले जाने के लिए वो एक तरीके से सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई। साथ ही साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड वर्कर, प्रशिक्षित वर्कर नहीं थे, तो एक तरीके से जो रिसर्च, जो इनोवेशन की ज़रूरत थी ताकि ग्रामीण समस्याओं का समाधान हो सके, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है लिमिटेशंस थी। और एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है उसका, द वर्क्स रिमेन लिमिटेड टू some very few villages only. It was started in 8 villages and later it was extended to 15 villages, but it could not bring large scale change in whole of the state. So ये इस कार्यक्रम के बेसिक या मेजर लिमिटेशंस थे। बाकी इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से लोगों में एक स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प का विकास किया और उस गांव की या उस आसपास के गांवों के विकास के लिए निश्चित रूप से इस कार्यक्रम ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। और अब हम बात करते हैं एक अन्य कार्यक्रम के बारे में जिसको हम पॉपुलर नाम से जानते हैं, गुड़गांव प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, गुड़गांव प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1920 व्हेन F.L. Bryan was appointed as a deputy commissioner in Gurgaon, and he started this project for the upliftment of the rural people in his district, and which was later famous as a Gurgaon project. तो साथियों, गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है या गुड़गांव एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, ये 1920 में F.L. Bryan के द्वारा शुरू किया गया था और F.L. Bryan ने वाज अपॉइंटेड एज ए डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। सो गुड़गांव एट दैट टाइम, बिफोर इंडिपेंडेंस, इट वाज पार्ट ऑफ पंजाब एंड नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ हरियाणा ऑल्सो, है ना, हरियाणा इन फैक्ट। सो when he appointed as a deputy commissioner of Gurgaon district, he was moved by seeing the abject poverty, ill health, ignorance, literacy of the rural people. जब F.L. Bryan की अपॉइंटमेंट एक डिप्टी कमिश्नर के तौर पर, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर गुड़गांव में होता है, तो वहाँ उस अपने डिस्ट्रिक्ट की लोगों की हालत देख करके, गरीबी देख करके, अज्ञानता को देख करके, अशिक्षा को देख करके, पुअर हेल्थ को देख करके वो काफ़ी परेशान होते हैं और वो डिसाइड करते हैं ही विल स्टार्ट ए प्रोजेक्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पीपल इन हिज डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली ही wanted to prove that development is possible, change is possible in
practical way. So this was the first program started on mass scale. This is very important, so Gurgaon project was the first प्रोग्राम which was started on a mass scale, जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और होल डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का प्रयास किया गया था इस कार्यक्रम के माध्यम से. ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड़गांव प्रोजेक्ट. सी, पहला जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, टू ब्रिंग विलेजर्स आउट ऑफ ओल्ड ग्रुप्स ऑफ कन्विंसिंग देम दैट इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल. सी, लोग इतने दिनों से अपनी अज्ञानता, अशिक्षा और एक जैसी मतलब स्थिति में रह रहे थे. दे हैड लॉस्ट फेथ इन हिमसेल्फ और इन हिज और हर पोटेंशियल दैट चेंज इज पॉसिबल. तो उन्होंने जो ये मानसिक स्लेवरी थी कह लीजिए, उसको तोड़ने का प्रयास किया और लोगों में ये स्पिरिट, इस भावना के विकास करने की कोशिश की कि चेंज इज पॉसिबल, बदलाव संभव है. तो ये पहला जो है ऑब्जेक्टिव था. साथ ही साथ लोगों में, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, जैसा मैं कह रहा था कि अशिक्षा या इलिटरेसी वाज देयर, lack of education was very very serious problem of that society, that like society of that time. So people had lot of belief in fatalism, भाग्यवादी नजरिए में ज़्यादा भरोसा करते थे. तो उस चीज़ को लोगों में, उस चीज़ को उन्होंने ब्रेक करने का प्रयास किया. और साथ ही साथ ग्रामीण जो लोगों में या ग्रामीण लोगों को संसाधनों के विकास के लिए प्रेरित किया. और ऑफ कोर्स क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया. और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में भी ग्रामीण साफ सफाई, जिसको हम विलेज सैनिटेशन कहते हैं, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण फोकस किया गया. ओके, तो व्हाट वर द एरिया ऑफ वर्क अंडर दिस गुड़गांव प्रोजेक्ट. लेट अस सी कि किन किन क्षेत्रों में इस प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज ए मेजर प्लान. कृषि विकास क्यों पर उन्होंने काफ़ी जो फोकस किया, और कृषि विकास को करने के लिए नए सीड्स, इम्प्रूव सीड्स, साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फार्मिंग पर महत्वपूर्ण जो है जोर दिया गया इस कार्यक्रम में. साथ ही साथ हेल्थ पर काफ़ी काम किया गया. विलेज सैनिटेशन वाज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, was very very important aspect of गुड़गांव प्रोजेक्ट. और जो इम्पॉर्टेंट और दूसरे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे इसमें कि he do like give emphasis upon the social reform. तो सोशल रिफॉर्म, सामाजिक बदलाव पर भी इस कार्यक्रम में जोर दिया गया. तो जैसा उस समय की कुछ मेजर प्रॉब्लम थी, उसमें से एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. गर्ल्स एजुकेशन पर लगभग बैन होता था या गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था. तो उसमें इस तरीके की जो सामाजिक पाबंदियां थी उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया. दूसरी जो मुख्य तौर पर एक काम किया गया सामाजिक क्षेत्र में इस गुड़गांव प्रोजेक्ट के तहत, वो था प्रिवेंशन ऑफ लाइक चाइल्ड मैरिज, गर्ल्स चाइल्ड मैरिज. तो आप देखेंगे उस समय के समाज का अगर सोशोलॉजिकल स्टडी आप करेंगे तो पाएंगे कि उस समय अर्ली मैरिज वाज ए वेरी मच रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, है ना. बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी और ख़ास तौर से गर्ल्स. तो उस पर उन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया, या उन्होंने इस पर काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सफलता भी उन्हें प्राप्त हुई थी. तो social reform was another dimension in which Gurgaon project had worked, and of course emphasis was given on the women's education, girls education. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो सामुदायिक लाइक केंद्र थे उनका विकास किया गया, सामुदायिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का विकास किया गया. और जो है तो इस तरीके से इन सारे एस्पेक्ट पर, इन सारे एरिया में गुड़गांव प्रोजेक्ट में काम किया गया. और इसके लिए जो उन्होंने मेथड अपनाया वो था प्रोपेगेंडा वाज डन बाय ड्रामा एंड म्यूजिक. क्योंकि लोगों में पब्लिसिटी करना था, इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताना था, लोगों तक ले जाना था. तो उसके लिए जो है एक तरीके से जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसका प्रयोग किया गया, प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया, म्यूजिक, ड्रामा, इन सारी चीज़ों का सहारा लिया गया ताकि इन उद्देश्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जा सके और ज़्यादातर लोगों को तो ये बात पहुंचाई जा सके. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है गुड़गांव प्रोजेक्ट का वो है रिक्रूटमेंट ऑफ विलेज गाइड. तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, विलेज गाइड इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट. तो इसमें आपका आंसर हमेशा रहेगा विलेज गाइड वर रिक्रूटेड इन केस ऑफ गुड़गांव
प्रोजेक्ट। तो विलेज गाइड वर अपॉइंटेड टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम एट विलेज लेवल। ग्रामीण स्तर पर उन कार्यक्रमों को रियलाइज करने के लिए, प्रैक्टिकली जो है फॉलो अप करने के लिए विलेज गाइड जो है अपॉइंट किए गए थे। और ज़्यादातर जो है जो स्कूल टीचर होते थे वो विलेज गाइड का काम करते थे। एफ.एल. ब्रायने का ऐसा मानना था कि स्कूल टीचर हैज़ दैट मच नॉलेज, स्किल एंड लाइक कॉग्निटिव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रूरल प्रॉब्लम इन बेटर वे एंड ही कैन बी ए स्टिमुलेटर इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये जो है कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारे प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम का। ओके, बाकी दूसरा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और ये प्रोजेक्ट जो है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली मुख्य तौर पर इसकी शुरुआत कह लीजिए कि या इस पर ज़्यादा काम वहाँ पर हुआ था। और वर्धा डिस्ट्रिक्ट वो सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। ओके, तो ये जो कार्यक्रम था सेवाग्राम प्रोजेक्ट, ये जो है बेस्ड था एक फिलॉसफी पर, वो थी हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, उन लोगों की मदद करना जो खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं। दिस वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ दिस लाइक प्रोग्राम एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सप्रेशन ऑफ द पीपल। लोगों का आर्थिक और सामाजिक जो शोषण हो रहा था उसको रोकना ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ निश्चित रूप से और बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो व्हाट वर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइक सेवाग्राम प्रोजेक्ट, लेट अस डिस्कस। सो टू यूज खादी क्लॉथ्स, गांधी जी जो है इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं कि भारत का जो विकास है वो सही मायने में तब हो सकता है जब भारत का आर्थिक विकास हो। और आर्थिक विकास के लिए उन्होंने स्वदेशी के तरफ काफ़ी फोकस किया, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी फोकस किया। और उसमें एक था, उन्होंने प्रमोट किया या लोगों को इनकरेज किया टू यूज खादी क्लॉथ्स। तो जो खादी के कपड़े पहनने से उनका तात्पर्य यह था कि इससे जो है खादी कपड़ों की डिमांड लोगों में बढ़ेगी और इससे जो है लोगों का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है जो मेजर फोकस दिया गया वो था टू इनिशिएट प्रोग्राम ऑन सैनिटेशन, वुमेन वेलफेयर, हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल हार्मनी। तो इस कार्यक्रम का एक बहुत जो है लार्जर ऑब्जेक्टिव था कि ग्रामीण लोगों में साफ सफाई की भावना का विकास करना, महिला कल्याण के बारे में बात करना, साथ ही साथ हेल्थ स्टेटस लोगों का इम्प्रूव करना और लोगों की आर्थिक जो है सिचुएशन जो है या आर्थिक जो स्थितियाँ उसमें बदलाव लाना। साथ ही साथ जो है सोशल हार्मनी, जो उस समय भी कुछ ऐसे तत्व थे जो समाज में जो है सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करने का प्रयास करते थे। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, जिसको हम सोशल हार्मनी कहते हैं, उस पर काफ़ी जोर दिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। साथ ही साथ he worked for the upliftment of the backward classes। गांधी जी का मानना था कि वो एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी में भरोसा करते थे, एक ऐसा समाज जो जस्टिस पर आधारित हो, जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर हो, जिसमें डिग्निटी ऑफ मेरिट हो, rather than he was against this caste and class politics। So ही प्रमोटेड लाइक अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज, जो वर्ग जो है समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गया था, उसको उन्होंने उसको उद्धार के लिए इस कार्यक्रम में प्रयोग करने का प्रयास किया। साथ ही साथ लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को चलाया गया और लोगों में खासतौर से जो गरीब लोग थे उनकी स्थितियों में सुधार करने का प्रयास इस सेवाग्राम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। और जैसा कि मैं कह रहा था कि गांधी जी के लिए जो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ लाइक जो फ्रीडम था, ही वांटेड टोटल फ्रीडम। एंड जब वो टोटल फ्रीडम कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ही डज नॉट टॉक अबाउट political freedom but also talk about the economic freedom of the people. So he believed that
द फ्रीडम ऑफ इंडिया विल बी मीनिंगलेस अंटिल वी डू नॉट डेवलप आवर सेल्फ इकोनॉमिकली। भारत की जो स्वतंत्रता है उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है जब तक कि हम अपने आप को सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर भी विकसित ना करें, ये उनका मानना था। तो इस सेवाग्राम प्रोजेक्ट में कुछ और एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू किया। तो खास तौर से उसको हम 3 भागों में बांटें, इकोनॉमिक डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। तो आर्थिक समानता की वो बात करते थे और वो उनका मानना था देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। लोगों में जो है धन या संपदा जो समाज की है उस पर जो है समान बंटवारा हो या समान जो है वितरण हो, इस सिद्धांत में वो विश्वास करते थे। साथ ही साथ वो समाज में जो मिडिल मैन है या जो मिडिल मैन है इनके रोल को रिड्यूस करके इनके द्वारा जो किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन थे उनको कम करने में बिलीव करते थे। और लोगों को, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, ही प्रमोटेड यूज ऑफ खादी विलेज सो दैट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैन बी अचीव्ड। दूसरा है, उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो या चाइल्ड एजुकेशन हो, या खास तौर से गर्ल्स एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के तहत दिया। तो बेसिक एजुकेशन में उनका मानना था शिक्षा सिर्फ ज्ञान आधारित ना हो, शिक्षा एक ऐसी हो जो ज्ञान के साथ साथ आपको जीवन यापन करने के लिए, जीविकापार्जन करने के लिए आपके अंदर स्किल्स भी दे सके। तो ऐसी शिक्षा को उन्होंने बेसिक एजुकेशन या नई तालीम शब्द के साथ दिया और उसका जो मोटो था वो था लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग व्हाइल लर्निंग। करके सीखना और सीखने के साथ साथ ही जीविकापार्जन को अर्जन करना, ये उनका मोटो था उनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल प्रोग्राम का। साथ ही साथ ही, एज आई टोल्ड, ही वॉज नॉट ए जस्ट ए पॉलिटिकल एजिटेटर। गांधी को अगर हम सिर्फ एक राजनैतिक कार्यकर्ता की तरह समझेंगे तो हम उनकी पूरी पर्सनालिटी को नहीं समझ पाएंगे। ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, वो एक महान सामाजिक परिवर्तक भी थे और उनका मानना था कि भारत को अगर एक करना है, भारत में एकता की भावना के विकास करना है, तो भारत में जो अनटचबिलिटी की जो समस्या है, अछूत की जो भावना है, उसको पूरी तरह से उसको कम करना होगा। और इसलिए उन्होंने अपने आश्रम, जब सेवाग्राम में उन्होंने आश्रम स्थापित किया तो उन्होंने हरिजन्स को जो है, हरिजन के जो ये अनटचेबल्स थे लोग, उनको हरिजन शब्द दिया, हरिजन शब्द से पुकारा और साथ ही साथ उनको अपने आश्रम में उसी डिग्निटी के साथ स्थान दिया जो कोई भी एक स्वस्थ समाज में व्यक्ति डिजर्व करता था। सो ही वॉज अगेंस्ट द concept of untouchability and he was against the discrimination of any sort based on caste, creed and any other social stigma. Okay, and of course he was one of the person who was talking about the वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इक्वलिटी। तो जो महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिला सम्मान की बात हो या महिला के समाज में स्थान की बात हो, तो वो मानते थे कि उनका ही बराबर स्थान है। ही डज नॉट बिलीव इन इक्वल स्टेटस ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सोसाइटी एंड सॉफ्ट। और वो जो गांधी जो सबसे बड़े प्रतीक हैं वो प्रतीक हैं कम्युनल हार्मोनी के, कम्युनल यूनिटी के। तो ये जो है उनके सोशल ऑब्जेक्टिव थे इस प्रोग्राम के। उन्होंने हमेशा पूरे जीवन, अपने पूरे जीवन में इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि कम्युनल हार्मनी कैसे समाज में रिस्टोर किया जाए, कैसे लोगों में एकता की भावना का विकास किया जाए और जो सोशल डिसहार्मोनी है इसको कैसे कम किया जाए, इस पर उनका काफ़ी फोकस था। तो दीज वर द मेजर टॉपिक ऑफ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सेवाग्राम प्रोजेक्ट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। सो वो ये जो सारे कार्यक्रम हो वो मुख्य तौर पर 3 सिद्धांतों पर आधारित थे। एक उसमें से मुख्य तौर पर है वो है हमारा सेल्फ हेल्प, है ना, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प। दूसरा है ही बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, है ना, वो श्रम की जो गरिमा है उसमें भरोसा करते थे और सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य एवं अहिंसा, ये जो है 4 बेसिक फाउंडेशन थे इस सेवाग्राम प्रोजेक्ट के। If we talk about what were the major limitation of Sevagram project, so Gandhiji constructive program was not fully successful because handmade product
was not able to compete with the product which were coming from the machine। तो जो हथकरघा उद्योग या हस्तकला उद्योग से जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, जैसे खादी कपड़े हुए या इस तरह की चीज़ें, वो जो है मशीनों से जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा जो चीज़ें आ रही थी उनका सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वो ज़्यादा चीपर थे, ज़्यादा बेहतर थे कह लीजिए, और ज़्यादा लार्ज स्केल पर उनका प्रोडक्शन किया जा सकता था, जो कि गांधी जी का जो कंसेप्ट था बेसिक इंडस्ट्रीज का, वो या बेसिक कॉटेज इंडस्ट्रीज को जो प्रमोट कर रहे थे वो उनके सामने टिक नहीं पाए। तो अगर हम सोल रीज़न कहें, व्हाट वाज द मेजर रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ या दिस वाज द प्रोजेक्ट व्हिच वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वन मेजर रीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द Sevagram project. Now we will talk about the Marthandam project. See, Marthandam project was started by Dr. Spencer Hatch in the year 1921, और ये जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट, ये शुरू किया गया था त्रिवेंद्रम, जो मतलब एक स्थान है वहाँ पर ये शुरू किया गया था। सो ही स्टार्टेड Dr. Spencer started this Marthandam project in association with YMCA, Young Men Christian Association, और क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन के सहयोग से इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया, और ये कार्यक्रम लगभग 100 विलेज में प्रसारित था या फैला हुआ था, ठीक है। और इसका जो अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो था कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट, माने व्यक्ति के शारीरिक विकास से, साथ ही साथ उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास से, उसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात की गई, और सामाजिक विकास की बात इसमें की गई। तो ये जो है जब डेवलपमेंट कहते हैं तो इसका यहाँ पर तात्पर्य फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से यहाँ लिया गया। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्यों की बात करें जो मार्थंडम प्रोजेक्ट है, तो ये जो है सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन के सिद्धांत पर आधारित था। लोगों में खुद को हेल्प करने की भावना और खुद का सहयोग करने की भावना को इसमें प्रेरित करना। दूसरा है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प इन देयर ओन वर्क, और थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव था ओपनिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर। सो डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर इस लाइक मार्थंडम प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर, चाहे वो एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन हो, पोल्ट्री डिमॉन्स्ट्रेशन है, डेयरी डिमॉन्स्ट्रेशन हो, बहुत सारे सेंटर इस्टेब्लिश किए गए ताकि लोगों को दिखाया जा सकते व्हाट कुड बी अचीव्ड by scientific process and change is possible. That's why demonstration center were like opened. साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कार्य करने के तरीके थे। तो इसमें ये था कि जो है जैसा कि आप देखेंगे जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट था, वहाँ पर समस्याओं को समझने के लिए पहले सर्वे किया गया, तो यहाँ पर भी उस मेथोलॉजी को अपनाया गया। सर्वे आर मेड टू नो द नीड ऑफ द एरिया। सबसे पहले आसपास के गाँवों की जो नीड है उसको समझने के लिए सर्वेक्षण का सहारा लिया गया, और साथ ही साथ जो है रूरल ड्रामा, रूरल एग्जीबिशन, इंटर रूरल कॉम्पिटिशन, डिमॉन्स्ट्रेशन वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड टू अट्रैक्ट एंड इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो रूरल ड्रामा हुआ, इंटर विलेज कंपटीशन कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ा जा सके। अच्छा, एक दूसरा बात जो यहाँ कहना ज़रूरी है कि वैसे तो ओवरऑल इन सारे कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो था कि रूरल वेलफेयर या डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन साथ साथ इनका उद्देश्य कन्वर्जन ऑफ पीपल into Christianity was one of the motto also. Okay, so all मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि थोड़ा सा, और इसीलिए आप देखेंगे इस तरह के इस कार्यक्रम में कई बार रिलीजियस टोन्स भी दिए जाते थे या रिलीजियस कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, है ना। तो फॉर ब्रिंगिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द रूरल पीपल, मेनी प्रोग्राम एज सोप मेकिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज। तो लोगों में, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी उस समय के समाज में, तो लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत सारे जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें कि साबुन निर्माण या जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट के बारे में जो है इसको सिखाया जाता था। बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि लोग जो है ट्रेनिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, और जो है जो हस्तशिल्प के जो कला के जो कार्य हैं वो सिखाए जाते थे ताकि लोगों को जो है अपना
लोग अपना आर्थिक विकास कर सकें। और ऑफ कोर्स देयर वर सर्टेन कोर्सेज आल्सो, लाइक 6 बिग, आज इट इज़ रिटन 6 बिग SAR ट्रेनिंग course to villagers and school teachers were also given under मार्थंडम प्रोजेक्ट। बट अगेन व्हाट वर द मेजर लिमिटेशन, जैसा कि आप देखेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था वो मुख्य तौर पर सोलली जो है शुरू किया गया था डॉक्टर स्पेंसर हैज द्वारा, एंड वंस ही डाइड दिस देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट लाइक रिगार्डिंग द लीडरशिप, लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। एंड क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसमें वॉलंटरी बेसिस पर जुड़े हुए थे, उनको कोई पेड या पैसा नहीं मिलता था मंथली बेसिस पर, तो लोग का कुछ हद तक इस बाद में इस कार्यक्रम से हट जाते हैं और बाकी कार्यक्रम बाद में ये एक तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मुख्य तौर पर जहाँ पर हमने बात किया मार्थंडम प्रोजेक्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है इसमें हम बात करने वाले हैं बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। सो दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1932। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको, या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो बड़ौदा रिकंस्ट्रक्शन स्कीम या प्रोजेक्ट था, इट वाज स्टार्टेड बाय श्री BT कृष्णचारी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाना, ठीक है, साथ ही टू स्प्रेड एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, शिक्षा एवं इंडस्ट्री का विकास करना, लोगों में शिक्षा का विकास करना ताकि उनका मानसिक विकास हो गए, सामाजिक विकास हो गए, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना ताकि लोगों का आर्थिक विकास हो सके। तो दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट में प्रयास किया कि कैसे वो सारे फैक्टर्स का विकास किया जा सके, जैसे हमारे कृषि का विकास हो सके और कृषि उत्पादन को हम बढ़ा सके, ताकि जो फूड इनसफिशिएंसी की जो समस्याएं थी उससे हम जो है निदान पा सकें। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर भी खास तौर से इस कार्यक्रम में जोर दिया गया। और इन ऑब्जेक्टिव को, उन उद्देश्यों को रियलाइज करने के लिए मिनी प्रोग्राम सच एज गार्डनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, स्पिनिंग, वीविंग वर ऑर्गेनाइज्ड। तो गार्डनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और बी कीपिंग, इन सारे एक्टिविटीज़ को मतलब ऑर्गेनाइज किया गया ताकि लोगों का आर्थिक विकास किया जा सके। साथ ही साथ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, विलेज हार्मोनी को बनाए रखने के लिए जो पंचायती व्यवस्था जो पहले के समाज में प्रेवलेंट होती थी उसको रीस्टैब्लिश करने पर इस कार्यक्रम में जोर दिया गया। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा को या एडल्ट एजुकेशन को इस कार्यक्रम के तहत प्रमोट किया गया। और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए स्कूल्स टीचर और जो पारंपरिक प्रसार सिस्टम था उसका सहारा लिया गया। तो दिस वाज इन नटसेल अबाउट द बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन स्कीम व्हिच वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1932 बाय BT कृष्णचारी। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द, इन शॉर्ट we will talk about the Grow More food campaign. See, during the 1940s, like Second World War was going on, and there was a acute shortage of food grain across the world, and particularly we were not separate, and we were also facing this problem. Okay, so this government started this program Grow More Food campaign, अधिक अन्न उपजाओ, है ना, इसका ये कार्यक्रम शुरू किया गया 1942 के आसपास इसका ये शुरू होता है। एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू फुलफिल द नीड ऑफ द फूड, जो खाद्यान्न की जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो इसमें फूड वाज इनसफिशिएंट एंड देयर वाज आल्सो नीड फॉर सप्लाइंग दोज फूड टू द ब्रिटिश सोल्जर हु आर फाइटिंग अक्रॉस द लाइक वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द अफ्रीकन कंट्री एंड यूरोप। तो उनको भी और भारत में भी इसकी समस्या थी। तो इसको जो है मतलब एक तरीके से फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल लेवल। ओके, ये कई बार क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में।
तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम विच वाज स्टार्टेड एट नेशनल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है, जो राज्य सरकारें थीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उनको नए सीड्स, केमिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मतलब ताकि वो उनको किसानों को, खासतौर से जो लार्ज किसान हैं, बड़े किसान हैं, उन तक वो पहुंचा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। तो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द, जिसको हम प्रोविंसेस कहते थे उस समय, तो उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया कि इस कार्यक्रम को अपने स्तर पर चलाया जाए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स देयर वाज सर्टेन अचीवमेंट एंड लिमिटेशन आल्सो। सो क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ कोर्स गेट इंक्रीज, बट इट वाज नॉट इंक्रीज एट इट वाज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो खास तौर से इस प्रोग्राम के बाद में जो कॉटन और जूट था उसके प्रोडक्शन में देखा गया वृद्धि हुई, लेकिन ये कार्यक्रम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देयर वाज लिमिटेशन आल्सो। सो बेसिकली इट वाज field limited and campaign deemed to be temporary, hence the work was not done basically. Okay, so this was basic about the grow more food campaign. बाकी अब हम एक शार्ट में बात कर लेते हैं इंडियन विलेज सर्विस के बारे में। सो जो क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं वो पूछा था कि इंडियन विलेज सर्विस वाज स्टार्टेड बाय होम। तो इट वाज स्टार्टेड बाय A.T. मोसर एंड B.N. गुप्ता, एंड दिस इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम वाज ओरिजिनली started in Aligarh and it was started in the year 1945. What were the major objective of Indian village service? Let us understand. So assist village people to realize that best in their own village by developing individual village leaders and local agencies. बात वही आ रही है कि लोगों में इस भावना का विकास करना कि उनका जो विकास है वो उनके खुद के द्वारा, उनकी खुद में जो है विकास, उनके खुद के अंतर जो है ज्ञान का वृद्धि करके, नॉलेज का डेवलप करके, प्रशिक्षण द्वारा वो बदलाव ला सकते हैं। सो ये जो इस कार्यक्रम में जो फाइनेंसेस थे वो बेसिकली जो है डोनेशन और कंट्रीब्यूशन पर आधारित थे। और इस जो इंडियन विलेज सर्विस कार्यक्रम है, इसके कुछ ब्रांचेज जो है यूपी के विभिन्न भागों में, खास तौर से लखनऊ और एटा के एरिया में, या लखनऊ और एटा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है इंडियन विलेज सर्विस का इम्पैक्ट कुछ हद तक देखा जा सकता था। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अपने लगभग लास्ट जो है कार्यक्रम, जो प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है या लास्ट कार्यक्रम है, उस पर हम बात करेंगे, वो है फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम सी। तो फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज बेसिकली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड इट वाज बेस्ड अपॉन द गांधीयन आइडियल ऑफ ग्राम स्वराज, है ना। तो ये जो फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सरकारी स्तर पर जो है स्पॉन्सर्ड था, और ये जो है गांधी जी के ग्राम स्वराज जो उनका मॉडल था, जो संकल्पना थी, उस पर ये आधारित कार्यक्रम था। सो इट वाज स्टार्टेड इन 34 फिरका ऑफ द मद्रास प्रोविंस इन द ईयर 1946। तो ये जो है 34 फिरकाज में इसकी शुरुआत होती है शुरुआत में, और बाद में लेटर इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 55 फिरकाज। ओके, सो फिरका से यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप ये समझ लीजिए फिरका इज ए यूनिट व्हिच वी कैन इक्वेट विद द ब्लॉक, है ना, मतलब ऐसे कुछ हद तक है। सो लेटर इट वाज रिटन हियर फ्रॉम द 30, इनिशियली इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 34 फिरकाज एंड लेटर इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 50 एडिशनल फिरका एट द रेट ऑफ 2 फिरका पर डिस्ट्रिक्ट। तो एक जिले में 2 जो है एक तरीके से जगह पर फिरका, ब्लॉक लेवल पर इस कार्यक्रम को जो है एक तरीके से शुरू किया गया था। ठीक है, और एक जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने वाली है वो है एमंग द ऑल प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम दिस वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिरका डेवलपमेंट, एक बात जो मैं बताना भूल गया यहाँ पर वो ये था कि दिस प्रोजेक्ट फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, या जिसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो टी प्रकाशम, है ना, टी प्रकाशम, हु लेटर बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रोविंस व्हेन वी गॉट फ्रीडम। सो ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस
conceptualization of this program. Okay, so this is very important topic, I mean point which I got forgetting to tell you. So let us talk about the objective of FIRCA development scheme या FIRCA development program. Okay, so इसमें ये था प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिकेशन वाटर सप्लाई। तो ग्रामीण विकास में ग्रामीण समस्याओं के समाधान, खास तौर से जो पानी की समस्या थी, संचार की समस्या थी, यातायात की समस्या थी, इन समस्याओं को दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना जो है ये एक मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। दूसरा जो है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू एग्रीकल्चरल, इरिगेशनल एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। तो एक तरीके से आत्मनिर्भरता हासिल करना, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, इसमें हमें आत्मनिर्भर होना था। और वो कैसे होंगे, बाय द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ओके, सो देन फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव, पंचायत एवं जो है कोऑपरेटिव्स का विकास का, ये एक मुख्य जो है ऑब्जेक्टिव था FIRCA डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जैसा मैं कह रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑलवेज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट लाइक टॉक है या एनी डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों में आर्थिक विकास की प्रवृत्ति को प्रमोट करने के लिए हमें उस समय की जो इंडस्ट्रीज थे, खासतौर से खादी और कॉटेज इंडस्ट्री, उसको इस कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक लाइन में कहेंगे कि इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल। और इस कार्यक्रम के तहत जो है लोगों के सर्वांगीण विकास, मतलब उनके फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लोगों के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा जो है सांस्कृतिक विकास पर इस कार्यक्रम के तहत जोर दिया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम व्हिच वर स्टार्टेड इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो ये जो है हमने आज की जो इस क्लास में जो बात की, ऑल्दो क्लास थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन आज के इस क्लास में हम इन पर बात करना चाहते थे। और जैसा कि हमने आज के क्लास में कवर किया है, वी हैड टॉक्ड अबाउट द scheme of rural reconstruction, then also we talked about the Sevagram project, Marthandam project, and we also talked about the Gurgaon project, then Baroda rural reconstruction scheme के बारे में हमने बात किया, इंडियन विलेज सर्विस के बारे में बात किया, और लास्ट में हमने बात किया FIRCA डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। मैं अगले आने वाले सेशन में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में। तो साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप जो है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपके जो फीडबैक या जो कमेंट जो वीडियोज़ में आते हैं, तो उससे पता चल रहा है कि यू पीपल आर लाइकिंग द कंटेंट वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड लास्टली आई विल से कीप वॉचिंग एंड कीप learning. If you have any query, any suggestion, any criticism also, then you are very much welcome to send your feedback on my mail ID, that is ravish4700@gmail.com. Thank you one and all.